स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस कक्षा में। आज हम करने वाले हैं हिंदी विषय के वो क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज आप पढ़ोगे वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज एक्सरसाइज में आपके लिए लेके आया हूँ। पूरे इंडिया में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो DT प्लस बी का एग्जाम हो, चाहे वो HSC का एग्जाम हो, चाहे वो TGT का, HTET का, वहाँ पे आए हुए जो क्वेश्चन उन सभी को हम करेंगे। जिसके लिए एक बुक क्रिएट की गई थी यश हिंदी व्याकरण की, और इसमें वो सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण कौन से हैं जिनको ऊष्म कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि श श श ह ये जो आपके वर्ण है ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क से लेके म तक के जो व्यंजन है वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कभी कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो क से लेके म तक के, जैसे ट ठ ड ढ त थ द ध च छ ज झ, ये सारे के सारे स्पर्श हैं। उसके बाद है हमारे पास य र ल और व। य र ल व इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ध्यान रहे, इन्हीं स्पर्शों को वर्गीय भी कहा जाता है। इन्हीं स्पर्शों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और अंतस्थ में य और व की अगर हम बात करें तो इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके साथ। और श श श ह ये जो है संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं और हमारे ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि य र ल व ये जो व्यंजन है इनको क्या कहते हैं। मैंने यहाँ पे बताया भी है, फिर भी चार ऑप्शन के अनुसार आप आंसर देने की अगर कोशिश करोगे तो देखिएगा, य र ल व ये जो हमारे हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। थोड़ा सा बता दूं, यही जो व्यंजन है य र ल व, इनको अंतस्थ के साथ साथ अगर हम य और व की बात करें, य और व, ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनमें आया हुआ एक वर्ण र। र जो है इस वर्ण का, और एक हमारे पास वर्ण है ल, इस वर्ण का एक अलग से नाम भी है जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है। र और ल, ल को पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। पार्श्विक, पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, और र को लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि निम्न में ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है। तो ध्यान रहे भाई, ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी होती है। एक तो हमारा स्वर है संस्कृत का लरी। ठीक है, ये हमारा दंत्य होता है, मगर ये हिंदी में वर्ण नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इतनी सी बात। सबसे पहले मैं आपको ओष्ठ्य बता दूं, उसके बाद बात करेंगे लरी की। तो ठीक है, जो ओष्ठ्य ध्वनि हो वो होती है हमारी, एक तो ऊ जो स्वर है, एक जो बड़ा ऊ है स्वर। ठीक है, और प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग पूरा का पूरा। प वर्ग का मतलब प फ ब भ म, ये 5 के 5 वर्ण। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ओष्ठ्य वर्ण में आते हैं। मगर ध्यान रखना, एक हमारा वर्ण होता है व, एक हमारा वर्ण होता है व। ये जो है ना, ये दंत ओष्ठ वर्ण होता है। दंत प्लस ओष्ठ, अर्थात दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाने वाला वर्ण होता है। ध्यान रखना ये, ठीक है। थोड़ा सा व के बारे में, दंतोष्ठ अकेला ही वर्ण है जो दंत और ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है, तो ये रही हमारी फ, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये हमारी ओष्ठ्य ध्वनि कहलाएगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहे हैं साथियों, दोबारा फिर बता दूं, ये जो बुक जो आप अभी एक्सरसाइज कर रहे हो, ये वो क्वेश्चन है जो इंडिया के जितने भी हिंदी एग्जाम आते हैं वहां पर आए हुए क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान रखना भाई, एक शब्द होता है अ, अकार, अकार।
अकार का मतलब होता है अवर्ण, अकार का मतलब है अवर्ण। अकार प्लस अंत, अकार प्लस अंत, शब्द क्या बन गया? अकारांत। शब्द क्या बन गया? अकारांत। अकारांत, संधि हुई तो शब्द बन गया अकारांत। अब अकारांत का मतलब क्या है? अकारांत का मतलब है ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनके अंत में अकार आता हो, अर्थात अ आता हो। ऐसे वर्ण जिनके अंत में अ आता हो उन्हें अकारांत कहा जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जिसके अंत में अ आता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये रहा जी अकारांत। अकारांत वर्ण बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम। अब राम में अगर आप ध्यान से देखोगे म में अ है तो ये अकारांत शब्द हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिक, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिक, तो दिक अकारांत नहीं है क्योंकि दिक को हलंत है, अर्थात ये ककारांत वर्ण है, इसके अंत में क है। मगर राम के अंत में म जो है उसको हलंत नहीं है, इसका मतलब उसमें स्वर अभी विद्यमान है और वो अकारांत है। अगर मैं यहाँ पे मति लिख देता, मति, मति शब्द लिख देता, ये मति शब्द क्या होता? ये मति शब्द होता इकारांत, इकारांत शब्द, क्योंकि ई आया है अंत में। अगर मैं यहाँ पे साधु शब्द लिख दूं, साधु, तो आप कहोगे जो उकारांत शब्द है क्योंकि साधु के तो अंत में ऊ है, ठीक है, तो उकारांत शब्द होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है? अच्छा, हमारे पास ना घोषतव के आधार पे दो भागों में वर्णों को बांटा गया, एक तो सघोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। अभी पहले अघोष देख लो कौन कौन से होते हैं। अघोष, अघोष वर्ण, अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों प्रकार की श, श, स, ये जो हमारे वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं और बाकी सारे सघोष होते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए प पहला वर्ण है तो ये हमारा क्या है? अघोष है। अब ट भी वर्ग का पहला वर्ण है, ये भी हमारा अघोष है। अब उसके बाद है फ, ये दूसरा है तो पहला दूसरा तो होता ही है, ये भी हमारा अघोष है। तो द बच गया, द हमारा क्या है? सघोष वर्ण है, जिसको हम घोष भी बोलते हैं। तो आपका आंसर है ये, क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो वर्ण होते हैं वो आपके घोष वर्ण होते हैं और पहला और दूसरा जो वर्ण होता है और तीनों प्रकार की जो श होती है वो आपके अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा द। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरी डिटेल से इसकी जो कंडीशन है वो बताई जा रही है। एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10-10 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ध्यान रखना बच्चों, एक खास बात है बेटा, अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया, और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी के बाद सार्थक भी लिख दे, सार्थक लिख दे। अगर वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखता है ना तो आप लिखोगे जी शब्द है, फिर तो क्या है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी अगर सार्थक लिखता है तो, अगर सार्थक नहीं लिखता है, अगर सार्थक नहीं लिखता है तो यहाँ पे आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है वर्ण। अच्छा, यहाँ पे आंसर तो कट करना हम भूल ही गए, आंसर तो आपको दिखाई ही दे रहा है, ये तो ध्यान ही नहीं किया हमने, ठीक है। आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा था, ये तो क्वेश्चन में पूछने का फायदा ही नहीं हुआ। चलिए, बाकी ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर भाषा की सार्थक इकाई पूछा जाए तो आंसर क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो है वो किसे कहा जाता है? तो वर्णमाला किसे कहते हैं भाई? वर्णों के, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं, जैसे कोई लिख दे ए बी, उसे क्या बोलते हैं? ए बी तो जी अल्फ़ाबेट है, क्या है? ए बी तो अल्फ़ाबेट है। आपको मैं बता दूं LPHABET, अल्फ़ाबेट जो होता है वो वर्णमाला को कहा जाता है। तो ए बी अल्फ़ाबेट नहीं है, A to Z अल्फ़ाबेट है। ए बी अगर ऐसे एक एक को पूछा जाए तो ये क्या है? हमारे पास लेटर है जी, लेटर। लेटर मतलब वर्ण और वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट, अर्थात वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का पूरा समूह और वो भी व्यवस्थित। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? तो ध्यान रहे, जब हमने ये टॉपिक करवा भी रखा है, अगर आप जाके देखना चाहो तो उच्चारण स्थान के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कंठ्य ध्वनियाँ पूछ रहा है कौन सा है। कंठ्य ध्वनि वैसे मैं आपको बता दूं कौन सी होती है। उच्चारण के आधार पर कंठ्य ध्वनि होती है, एक तो हमारी अ, ये स्वर, आ,
ये स्वर, ठीक है। और क वर्ग पूरा, क वर्ग, क वर्ग पूरा, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, ठीक है। उसके बाद ये ह, ये वर्ण और ये दो विसर्ग, ये जो दो बिंदियां लगती है विसर्ग जिसको आप बोलते हो, ये सारी की सारी जो ध्वनियां होती है ना, ये कंठ्य ध्वनियां होती हैं। अब यहाँ पे इनमें से केवल क और ख दिया हुआ है जो हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये है हमारी कंठ्य ध्वनियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि बता दीजिएगा जी, उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। त जो वर्ग होता है, त वर्ग, ये तो होता है हमारा दंत्य, थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, ठीक है। लरी जिसके अंदर काउंट नहीं होता हिंदी में। उसके बाद है ट वर्ग, ट वर्ग, एक हमारा री जो स्वर है वो, ठीक है, री स्वर, ट वर्ग, और र, और ये श, ठीक है, ये षटकोण वाली जिसको आप बोलते हो, ये जो वर्ण होते हैं ना, ये हमारे होते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य, मूर्धा के द्वारा बोले जाने वाले मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। मूर्धा इनका उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पे ट ठ देख लो भाई, ट वर्ग, ट ठ ड ढ, ये रहा भाई ट ठ ड ढ, ये जो वर्ण है हमारे, ये क्या है, मूर्धन्य वर्ण है। ट ठ ड ढ, ठीक है, ये सारे क्या है, मूर्धन्य वर्ण। इसमें से अगर री पूछा जाता वो भी मूर्धन्य होता, ठीक है। र पूछ लेते वो भी मूर्धन्य है। ये श है जिसको मूर्धन्य श कहा जाता है, ठीक है। पूछ सकता है निम्न में से कौन सा मूर्धन्य है, तीनों श दे के, ये स दे देगा, ये दे देगा, ठीक है, और ये दे देगा। पूछेगा मूर्धन्य कौन सा है, तो जी ये मूर्धन्य है। ये कौन सा है जी, दंत्य है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलेगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अभी अभी आपको बताया था सघोष और अघोष। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। ये अल्प प्राण होते क्या हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात जो विषम वर्ण होते हैं, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, वो हमारे होते हैं अल्पप्राण, और बाकी होते हैं महाप्राण। पहले, तीसरे, पांचवें में क्या क्या आता है, जैसे क ख ग। एक तो ये देखो, ये बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि क जो है वो, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, क ख ग, ये पहला वर्ण है और ये तीसरा वर्ण है, क्योंकि ये तो क्या है, दूसरा है, और यहाँ पे ये पहला और तीसरा और पांचवा ये होते हैं, तो क और ग ये हमारे क्या है, अल्प प्राण, ठीक है। अगर हम इसमें से बात करते प फ ब भ, तो ये दूसरा और ये चौथा है, तो ये महाप्राण हुआ, सॉरी, सही है। उसके बाद करते हैं त थ, ये दूसरा है, त थ द ध, ये चौथा है, तो ये भी महाप्राण हुआ, ठीक है। अर्थात हमारे अल्प प्राण कौन से हैं, क और ग, पहला और तीसरा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए जी एक बार पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित का मतलब है जो नई बनी है। देखो भाई, ये सारी की सारी ध्वनियाँ हमारे पास वो ध्वनियाँ हैं जो हमारे पास थी, मगर यदि मैं बात करूँ, हमारे पास ख ये था, ग ये था, मगर यहाँ पे जो ख और ग है उसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये जो बिंदी लगी है ना, इसको नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। नुक्ता लगा हुआ है, जिसके कारण से जो ध्वनियाँ हैं ये विदेशज, विदेशज वर्ण बन चुके हैं, विदेशज, विदेशज, विदेशज वर्ण, विदेशज वर्ण, ये विदेशज वर्ण है। फारसी भाषा के वर्ण बन चुके हैं, फारसी, क्योंकि फारसी भाषा के जो वर्ण होते हैं उसके नीचे नुक्ता लगता है, फारसी भाषा के। मगर आज हम हिंदी में अधिकतम ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिनमें ये लगते हैं, इसलिए इनको नवीन विकसित ध्वनियाँ कहा जाता है, नवीन विकसित, ठीक है। वहाँ पे फारसी हमारा था ज और फ वर्णमाला में, अगर आपने देखा हो तो ये नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी कहलाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। एक नवीन विकसित ध्वनि आपकी, अगर अभी जो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी इंस्टेंट जो जुड़ी है वो है ये, ठीक है, ये नवीन विकसित आपकी जुड़ी है, ठीक है, जिसकी वजह से 52 की जगह अब 53 वर्ण माना जा सकता है। अभी चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, ये लीजिए आ गया। सघोष अघोष की बात कर रहे थे, पहले अघोष पूछ लिया, अब सघोष पूछ रहे हैं। सघोष कौन सा है, हमने कहा था प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा हमारा अघोष होता है, बाकी सघोष होते हैं। बाकी कौन से, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये क्या है, क ख दूसरा है, ये तो च छ ये पहला है, ठीक है। च छ ये दूसरा है, तो हमारे पास एक ही बच गया, म। ये है हमारा आंसर, क्योंकि ये क्या है, पांचवा वर्ण है, और ये पहले दूसरे वर्ण हैं। पहले दूसरे से कौन से होते हैं, अघोष होते हैं जी। और हमसे क्या पूछा गया जी, घोष, अर्थात सघोष कहें या घोष कहें, ठीक है। तो ये हमारा म आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है बच्चों, इसको अच्छी तरीके से करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, यहाँ पे पूछा गया ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी नहीं है वो बताना आपको, ठीक है। तो ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी होती है पहले आपको बता दूं, उ बताया भी था, उ प वर्ग, प वर्ग, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। तो ये देखिए प वर्ग आ गया, प फ ब भ म, ये भी यही है, प फ ब भ म। और मैंने कहा था वहाँ पे मैंने बताया भी था जो व वर्ण है वो हमारा क्या है, दंत ओष्ठ है, दंत के द्वारा ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है, तो ये भी ओष्ठ्य माना गया क्योंकि होष्ठ तो इसके अंदर भी आया है। तो हमारा एक ही वर्ण बच गया जी त। ये हमारा जो त वर्ण है ये एक ऐसा वर्ण है, ये एक ऐसा वर्ण है जो ओष्ठ्य नहीं है। तो क्या है ये दंत्य वर्ण है जी, दंत्य, दंत्य वर्ण, दांत के द्वारा बोलेगा त थ द ध, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए जी, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या, देखिएगा अभी जो वर्णों की संख्या थी वो 52 थी, आपको पता है, अब 53 मानी जा सकती है। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो वर्ण है ये नया जोड़ दिया गया है, जिस वजह से एक और बढ़ गया है। अभी चलते हैं, ये तो अभी हुआ था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से देखना भाई, नासिक्य के बारे में कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है, नासिक्य का मतलब नया सीखने वाला है क्या, नहीं। नासिक्य का मतलब है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती हो, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचवर्ण, जैसे अंग, य, ण, न, म, ये जो वर्ण है हमारे ये नासिक्य वर्ण होते हैं, ठीक है। ये जो वर्ण है आपको पता है वर्गीय है, हमने बताया था ये भी वर्गीय है, क से लेके म तक सारे वर्गीय हैं, ठीक है। ये श, ठीक है, मगर ये जो है ये रहा य, ये रहा ये य, ये रहा, अर्थात ये हमारा क्या है, नासिक्य वर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन किसके हैं, द्वित्व व्यंजन पूछ रहा है क्या, बिल्कुल द्वित्व व्यंजन आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे ना गलती कर देते हैं बच्चे, एक तो संयुक्त में, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, संयुक्त और एक होता है द्वित्व, ये दो अलग अलग चीज होती हैं। द्वित्व, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जब दो अलग अलग वर्ण आपस में जुड़े हो तो वो संयुक्त कहलाते हैं। जैसे उत्साह जो शब्द है वो संयुक्त का उदाहरण है, क्योंकि त और स दो अलग अलग वर्ण आपस में जुड़ चुके हैं, तो संयुक्त का उदाहरण है। मगर द्वित्व किसे कहते हैं, जब एक समान दो वर्ण आपस में जुड़े, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली में दो वर्ण जुड़े हैं, आधा ल और पूरा ल, दो वर्ण तो जुड़े हैं मगर दोनों के दोनों एक समान हैं। जैसे जगन्नाथ में डबल न आता है, ठीक है। तो ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ण द्वित्व कहलाते हैं, और हमसे द्वित्व ही पूछा गया था, तो दिल्ली हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 पे। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि अगर आपको लगता है कि आपको भी जो ये बुक है वो चाहिए है, देखिएगा ये इसके अंदर सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। पहले मैं बता दूं आपको 50 से 100 क्वेश्चन है प्रत्येक टॉपिक के, प्रत्येक टॉपिक के 50 से 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रत्येक टॉपिक के 50 से 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और टॉपिक वाइज हैं। जैसे कि संधि का टॉपिक है तो संधि के इकट्ठे 100, समास का टॉपिक है तो समास के इकट्ठे 100, वर्णमाला का टॉपिक है तो वर्णमाला के इकट्ठे 100, ठीक है। ये आपको बुक मिल सकती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा कुछ महंगी नहीं, आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी इसकी 50 रुपये की, ठीक है। पीडीएफ ही आपको इसकी मिल जाएगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो 50 रुपये की। और इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन हैं जो आज तक पूछे गए हैं इंडिया में, जितने भी हिंदी का एग्जाम हुए हैं वही क्वेश्चन यूँ के इसके अंदर डाले गए हैं। कुछ अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश की गई है। द्वित्व हो गया हमारा, चलेगा, हम आए थे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है जी, देख लेते हैं। श श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो व्यंजन है ना, एक तो हम इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी इनको कहा जाता है, पहली बात। नंबर 2, इनको हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, संघर्षी, संघर्ष के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हीं वर्णों को ऊष्मार संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। क्या,
ऊष्मार संघर्षी व्यंजन। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है और संघर्ष भी होता है, इसलिए ऊष्मार संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगर ऊष्मार संघर्षी नहीं होता, केवल संघर्षी होता तो भी हमारा ये ऑप्शन होता, और कल्ला ऊष्म होता तो भी हमारा यही आंसर होता, क्योंकि स्पर्श तो कौन से होते हैं, क से लेके म तक के, ठीक है। और परकंपी कौन से होते हैं, जिसमें कंपन होता है, बताया था अभी। और स्पर्श व्यंजन, अरे स्पर्श तो आ ही गया, स्पर्शी व्यंजन स्पर्श व्यंजन एक ही चीज दे दी, देखो ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो बुक है आपकी कहाँ कहाँ पे काम आ सकती है। ये HTET का अगर आप एग्जाम देने चाहते हो, CTET का देना चाहते हो, या रीट का, RTET जो होता है अब तो रीट होने लग गया, HS या कोई भी एग्जाम हो, KVS NVS RPF, ठीक है। तो जैसे अभी आपका GD का एग्जाम आएगा, तो सभी जगह ये जो बुक है वो यूजफुल है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन सारे के सारे दिए हैं। आपको कम से कम पता तो चल जाएगा क्वेश्चनों का पैटर्न ये रहता है। हम क्या करता है बच्चा, कि पढ़ता है, बच्चा क्या करता है जी, पढ़ तो लेता है, पढ़ता है किसी भी टॉपिक को, मगर उसको पता ही नहीं चलता कि ये जो टॉपिक है ना वो किस किस तरह से पूछा जा सकता है, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे वो निकाल सकता है। तो यहाँ पे जब आप पेपरों के क्वेश्चन देखोगे कि विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता चल जाएगा जी इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण अभ्यास माला, अर्थात अभ्यास है केवल, इसमें क्वेश्चन है इसमें केवल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो क्षय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, क्ष किस स्वर के अंतर्गत आती है। ये देखिए, यहाँ पे ना इन्होंने कहा कि क्ष ध्वनि जो है ना किस स्वर के अंतर्गत आती है। ये यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आ गई थी एक बार, मिस प्रिंट हुआ था बाद में, मगर इसका आंसर तो सही था ना, ठीक है। तो मूल जो स्वर है वो तो ये है नहीं, घोष वर्ण ठीक है, संयुक्त वर्ण ठीक है, तालव्य वर्ण ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण आना चाहिए था, स्वर दे दिया था। ये यूं का यूं जो पेपर में आया था वो प्रिंट किया है, यहाँ पे वर्ण आना चाहिए था। ये संयुक्त वर्ण होता है, क्योंकि क प्लस क प्लस श, जब इन दो वर्णों को हम मिलाते हैं तो हमारा वर्ण बनता है क्ष। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, थोड़ा सा इन सभी के बारे में बता दूं जो हमारे संयुक्त होते हैं। देखिएगा, अगर मैं क प्लस श इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारा बनेगा क्ष, ठीक है। अगर मैं त प्लस र को जोड़ूंगा तो बनेगा त्र, ठीक है। अगर मैं ज प्लस य, ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा बार पूछा जाता है, ज प्लस य को जोड़ूंगा तो बनेगा ज्ञ, ठीक है। और अगर मैं इस श प्लस र को जोड़ूंगा तो हमारा बनेगा श्र। ये जो चार है आपके संयुक्त हैं, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि बनता है ज्ञ और जुड़ता है ज प्लस य, ठीक है। तो ये थे आपके संयुक्त व्यंजन। आगे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में, ये देखिए शब्दकोश का क्वेश्चन जो HTET में पूछा जाता है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का कर्म किस वर्ण के बाद आता है। पहले मैं आपको बता दूं शब्दकोश के बारे में सबसे पहले कुछ, कि शब्दकोश में सबसे पहले आते हैं अयोगवाह, सबसे पहले क्या होते हैं जी, अयोगवाह होते हैं। उसके बाद हमारे होते हैं क्या जी, उसके बाद हमारे होते हैं जी स्वर, और उसके बाद हमारे होते हैं जी व्यंजन। व्यंजन भी कौन से, स्वर समेत। पहले तो क के आएंगे सारे शब्द जो क से बने हुए हैं, उसके बाद जो शब्द आएंगे पहले क वाले, उसके बाद आएंगे जो आधे क से बने हुए हैं, फिर वो सारे शब्द आएंगे, फिर आएंगे ख वाले, ठीक है। पहले क वाले फिर आधे क वाले। तो हमारा क्ष जो होता है कैसे बनता है, अभी अभी बताया था, आधा क प्लस श, तो क्या बन जाता है, क्ष बन जाता है। तो क वर्ण के बाद इसका नंबर आएगा, क्योंकि ये बना कैसे, आधा क प्लस श से, ठीक है। तो क वर्ग के जो शब्द आएंगे उसके बाद आएगा इसका नंबर। तो यहाँ पे दिया गया कि हिंदी शब्दकोश में क्ष वर्ण क्रम किसके बाद आएगा, क के बाद आएगा जी। चलिएगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। जो ज्ञ वर्ण है वो किन के संयोग से बनता है जी, अभी अभी बताया था भाई, कौन बताएगा, कमेंट करके बताना। ज प्लस य, ये रहा जी, ज प्लस य, ज्ञ बन जाता है, ठीक है। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बनता ही ऐसे है इसलिए पूछा जाता है, विकृति है इसकी कुछ ऐसी। चलिएगा, ये थे आपके क्वेश्चन आज के। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कितनी यूजफुल है आपके लिए ऐसी वीडियो जो डायरेक्ट ही क्वेश्चनों से लेके आते हैं, और समझने में कितना अच्छा लगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।